बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम। मैं से फरमान कुछ ख़ास अहम ख़बरों और तजज़ियों के साथ आप लोगों से मुखातिब हूँ। आज पाकिस्तान और इंडिया का मैच भी हो चुका है। इंडिया जीत चुके हैं, लेकिन किस तरीके से उस बारे में भी ज़रूर आप लोगों से आखिर में बात होगी। और एक बात और भी है कि नून लीग मान चुकी है हर चीज़ इमरान खान के साथ, सारे शराइत इमरान खान की मान चुके हैं, लेकिन आखिर वो इमरान खान से क्या मांग रहे हैं इस बारे में भी ज़रूर आप लोगों से बात होगी। क़ायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना और जुल्फ़िकार अली भुट्टो और इमरान खान में कौन सबसे बड़ा लीडर है, ये कौन कह रहे हैं कि कौन सबसे बड़ा लीडर है और किसकी शख्सियत ऊंचे कद की है, इस बारे में भी ज़रूर आप लोगों से बात होगी। और इमरान खान का एक इंटरव्यू ऑन ईयर नहीं हुआ, उसके पीछे क्या वजह है। और असल बात जो आप लोग बार बार सुनते आ रहे हैं कल से कि डिग्गी में कौन गया था, तो आज एक और भी इजाफा हो गया है। डिग्गी के बाद बुरका में कौन जाया करता था, बुरका पहनकर कौन जाया करता था, इस बारे में भी ज़रूर आप लोगों से बात होगी। वीडियो ज़रूर आखिर तक देखिए, इंशाल्लाह इसमें बहुत सारी बातें आप लोगों को सुनने को मिलेगी। आर्मी चीफ जो भी आ जाए, चाहे 11वें 12वें नंबर का हो, चाहे पहले दूसरे नंबर का हो, चाहे कोई भी उसे सेलेक्ट करे, इमरान खान करे, शहबाज शरीफ करे, नवाज़ शरीफ करे, वो खुद आ जाए, जिस तरह भी उसकी सिलेक्शन हो जाए, एक बात तो तय है, कोई माने या ना माने, फ़ौज की थोड़ी जो इज़्ज़त थी या जो लोगों के इसमें वो थी, वो कम हो चुकी है। अब जो भी आर्मी चीफ आएगा, सबसे पहले वो अपने फ़ौज की मोराल को ऊंचा करेंगे, उसको स्टेबल करेंगे और अपनी फ़ौज पर वो देंगे, इधर उधर नहीं देखेंगे। चाहे अगर कोई इस गलत फहमी में है कि अगर हम फ़लाँ को आर्मी चीफ लगाएंगे तो वो हमारी बात मानेंगे, किसी की बात नहीं मानेंगे, वो सिर्फ़ और सिर्फ अपने फ़ौज के बारे में सोचेंगे और फ़ौज की मजबूती के लिए वो सारे वो काम करेंगे। और होना भी इस तरह चाहिए कि एक मजबूत इदारा बन जाए और इतना मजबूत हो कि पूरी दुनिया की आंखों में वो कटकने लगे और पूरी दुनिया की नज़र उस इदारे पर हो कि ये कैसे मजबूत हो गया। ये हम भी चाहते हैं, मजबूत इदारा, मजबूत फ़ौज, मजबूत पाकिस्तान, ये बिल्कुल सही बात है, निशानी है। तो ये बात है। दूसरी बात मैं आप लोगों को बताता चलूँ, एक सवाल के जवाब में एक शख्स से पूछा गया कि ये जो इमरान खान है, जुल्फ़िकार अली भुट्टो है और क़ायद-ए-आज़म है, इसमें मकबूल सबसे ज़्यादा मकबूल कौन है? तो उसने जवाब दिया कि जो क़ायद-ए-आज़म रहमतुल्लाह अलैह थे वो इतने मकबूल नहीं थे, मतलब एक बैरिस्टर थे, एक लायर थे। अल्लामा इकबाल उससे ज़्यादा मकबूल थे। अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने उससे कहा कि इसमें हिस्सा लेते हैं, पाकिस्तान की आज़ादी में हिस्सा लो और मैं आपके साथ हूँगा, और उसकी मकबूलियत भी उसके पलड़े में आ गई। और जब पाकिस्तान बना तो क़ायद-ए-आज़म रहमतुल्लाह अलैह बड़े लीडर बन गए और है भी, क्योंकि पाकिस्तान को आज़ाद करने में बहुत अहम किरदार अदा किया था। रही बात जुल्फ़िकार अली भुट्टो की, तो जुल्फ़िकार अली भुट्टो की भी मकबूलियत थी, लेकिन सिंध में वो वडेरा और इस किस्म के लोग उसकी सपोर्ट में थे और इसकी वजह से मकबूलियत उसकी थी, लेकिन थी सिर्फ सिंध तक महदूद थी, केपी, पंजाब और इधर उधर उसकी मकबूलियत नहीं थी। उस शख्स ने कहा कि इमरान खान की जो शख्सियत है वो बिल्कुल अलग है। अगर वो सियासत में ना था तो भी वो मकबूल थे, सियासत में आ गए वो फिर भी मकबूल हैं, सियासत से अगर फिर उसे हटाया गया फिर भी वो मकबूल हैं, क्योंकि वो बेस्ट प्लेयर ऑफ द सेंचुरी रह चुके हैं। क्रिकेट में उसका एक अपना अलग मकाम है, खेल के मैदान में पूरी दुनिया उसको जानती है, जिसकी वजह से गोल्डस्मिथ ने उसको बेटी का रिश्ता भी दिया था। और फिर शौकत खानम की वजह से उसकी पूरी दुनिया में एक नाम है। एक वो शौकत खानम, दूसरा फिर तीसरे पे अब काम शुरू है, चौथा बनाएंगे नमल यूनिवर्सिटी की वजह से, और बहुत सारे काम है जो इमरान खान कर चुके हैं। तो उसने कहा कि इस लेवल पर ये एक अजीब शख्सियत है उसकी। अगर सियासत में ना थे क़ायद-ए-आज़म रहमतुल्लाह अलैह और जुल्फ़िकार अली भुट्टो तो कोई उसका नाम लेने वाला भी आज ना होता। इमरान खान सियासत में ना आते तो भी सारी ज़िंदगी क़यामत तक पाकिस्तान
का वजूद रहेगा, इमरान खान का नाम रहेगा, ये उस शख्स ने बता दिया था। बाकी एक और सवाल के जवाब में उसने कहा कि ये लोग जो है ये फिर इमरान खान का मुकाबला कैसे कर सकेंगे, ये लोग अपने घरों से नहीं निकल सकते, इमरान खान जहाँ जाता है, जहाँ जी चाहे उधर चला जाता है, कोई सिक्योरिटी, ये लोग अपने घरों से नहीं, बल्कि अब तो घर बेचकर किसी दूसरी जगह घर खरीदने के चक्करों में हैं, तो ये लोग इमरान खान का मुकाबला नहीं कर सकते। और ये बात जो की है ना, ये कोई आम मामूली बंदा नहीं है, ये औरिया मकबूल जान साहब जो एक अच्छा तजियाकार पाकिस्तान की सियासत पर बहुत गहरी नज़र रखे हुए हैं, उससे किसी ने इंटरव्यू किया और उस इंटरव्यू में उसने बताया, और ये थिंक टैंक में शामिल हैं, उसकी बातें जो पेशनगोई या जो तज्जिया उसका होता है बहुत ही पाकिस्तान की सियासत पर असर रखता है। एक और ब्रेकिंग न्यूज़ भी आप लोगों को देता चलूँ, इम्पोर्टेड हुकूमत और जो सहूलतकार हैं वो सब मान चुके हैं इमरान खान की बात, इलेक्शन जिस तारीख का आप चाहते हैं, असम्बलियाँ तहलील करते हैं, आर्मी चीफ, यानी पाकिस्तान में जो कुछ भी आप कहते हैं हम उसी तरह करने को तैयार हैं। लेकिन एक बात है, इमरान खान जो अभी इन लोगों को NRO 2 मिला है, अब वो यही लोग इनसे एक ही मुतालबा करते हैं कि हम हर चीज़ आपकी मानते हैं लेकिन हमारी सिर्फ एक शर्त मान लें, और वो ये, क्योंकि उनको पता है कि इमरान खान की आने वाली हुकूमत 3/4 होगी, नहीं तो 2/3 तो कहीं पर नहीं गई, 2/3 तो होगी कि आप जब आपकी हुकूमत हो तो आप नैब के कवानीन सख्त नहीं करेंगे, आप नैब को हाथ नहीं लगाएंगे, क्योंकि अगर आप नैब के कवानीन सख्त करेंगे तो दोबारा उसके केस रीओपन हो जाएंगे, ये दोबारा फिर जेलों में जाएंगे या पैसे जमा करेंगे, नहीं तो फिर उसके नीलामी होगी घरों की और चीज़ों की। तो ये उसने ये एक शर्त रखी इमरान खान के सामने, लेकिन इमरान खान उससे नहीं मान रहे। इमरान खान NRO न पहले दे रहे थे, न अब दे रहे हैं, न NRO 2 के मदद में शामिल होने वाले हैं। ये बात तो इमरान खान ने क्लियर कट जवाब दिया। जो अभी तक के मसले बने हुए हैं ये इसी वजह से बने हुए हैं, क्योंकि इन लोगों को तो अपना पता है कि हम एक सीट भी नहीं जीत सकते, आएंगे तो इमरान खान आएंगे और मजबूत हुकूमत आएंगे। और आज इमरान खान ने कहा भी कि 2/3 अक्सरियत नहीं होगी, मैं हुकूमत भी नहीं लूँगा। और हालांकि इन लोगों ने हर बार किया इमरान खान को नाकामी का। फैसलाबाद में तकरीबन 28 से 35 हज़ार वोट इधर उधर किए थे इमरान खान को हराने के लिए, अब शरद अली को जीतने के, लेकिन इसके बावजूद भी इमरान खान जीत गए। ये एक बिल्कुल एक अजीब बात है, इमरान खान अब इस तरह छाए हुए हैं। अच्छा, एक बात और भी है, जब इमरान खान वज़ीर आज़म थे तो सीनियर सहाफ़ियों की एक बैठक बुलाई थी, उसमें बैठे थे मालिक साहब भी बैठे थे, समी इब्राहिम और रऊफ़ कलासरा साहब, बहुत सारे बैठे थे। तो उसमें ये जो मालिक साहब हैं उसने इमरान खान से कहा कि आपके साथ जो ये दायां और बायां इधर उधर बैठे हैं, ये जो मुशीर हैं और मुशीर ख़ास हैं और इस किस्म के जो लोग हैं, ये आप लोगों के साथ, ये कोई अवामी नुमाइंदे नहीं है, यानी अवाम के वोटों से पास नहीं हुई, ये आपने रखे हैं। तो जब कल अगर कोई इस किस्म के इधर उधर हो गई तो मैं तो आपका गिरेबान पकड़ूंगा, ये अल्फाजों को देके मैं आपका गिरेबान पकड़ूंगा, यानी इतने सख्त अल्फाज, क्योंकि ये एक बड़े पाए का सहाफ़ी अपने आप को कहते हैं, अगर हैं तो भी ठीक है, होंगे। तो इमरान खान ने तो बहुत बुर्दबार आदमी है, कोई किसी किस्म के सवाल पर गुस्सा नहीं करते, इमरान खान ने तसल्ली से जवाब दिया। आज ये दूसरा दिन है, हम न्यूज़ से आजकल उसका ताल्लुक़ है, इंटरव्यू इमरान खान का, और इंटरव्यू के बाद अब वो ऑन एयर नहीं हुआ। अब यही मालिक साहब जो अपने आप को बड़े पाए का सहाफ़ी समझते थे, कैसे आप इंटरव्यू लेते हैं और ऑन एयर नहीं कर सकते, तो क्यों इंटरव्यू लिया? तो जब किसी ने कहा कि इम्पोर्टेड हुकूमत की वजह से नहीं हुआ, तो अगर इम्पोर्टेड हुकूमत ने आपको मना किया है तो उस वक्त तो आप वज़ीर-ए-आज़म के गिरेबान में हाथ डालने वाले थे। अभी आप इस वज़ीर-ए-आज़म को क्यों नहीं कहते कि ये भी इंटरव्यू तो होगी, ऑन एयर होगी, पूरे पाकिस्तान देखेगी, दुनिया देखेगी। लेकिन यूट्यूब पर चलाई गई, लेकिन यूट्यूब पर उसको काट कर चलाई गई है। बहुत सारी बातें हैं जो उसे काट ली गई हैं। हाँ, अगर इम्पोर्टेड हुकूमत की होती तो फिर यूट्यूब पर आप लोगों ने कैसे चलाई है?
तो जो ताकतवर लोग हैं या जो भी हैं, अगर उन्होंने आपको मना किया है तो फिर आप एक नंबर सहाफ़ी, पहले नंबर पाए के सहाफ़ी तो नहीं बने। तो ये एक सवाल यहाँ बनता है कि आपने या तो हुकूमत ने रुको या ताकतवर लोग इसमें, अगर ताकतवर लोग होते तो आप यूट्यूब पर भी इसको नशर ना कर सकते। लेकिन बाहर क्या, मैं ये बात यहाँ कहना चाहता हूँ कि जो मालिक है वो न डरने वाली जो अंदाज़ है उसका, वो किधर गया। ये तो सब इस तरह लग रहा है जैसे एक बिकाऊ माल है, वरना इंटरव्यू नशर कर लेते। यहाँ मैं कहता हूँ डूब मरने का मकाम है इन लोगों के लिए। बाकी रही ये बात, बहुत सारी एक वो हो चुकी है कल से, डिग्गी में कौन जाता था GHQ NRO2 को, ये इस तरह की। तो ये बात अब क्या नाम है, तारिक मतीन साहब ने अपनी एक वीडियो में बताई है और फरमाया कि एतजाज़ हसन साहब ने ये बात कही है कि शहबाज शरीफ डिग्गी में जाते थे लेकिन कभी वो बुर्का पहनकर भी जाया करते थे, और बुर्का पहनकर अपने लिए NRO2 लेने जाया करते थे और जाते थे पहले से। तो NRO2 जो मिला इसको मिला है, ये कोई मामूली इस पर नहीं मिली, कभी डिग्गी में कभी बुर्का पहनकर जाते थे। तो इन चीज़ों से, इन बातों से तो शरीफ ख़ानदान की इतनी बेइज्जती हो रही है कि पूरी दुनिया में बेइज्जत हो रहे हैं। आप ट्विटर खोलें, आप फेसबुक खोलें, आप जो भी सोशल मीडिया खोलें, भाई यही डिग्गी और बुर्का, ये एक बात है। आते हैं पाकिस्तान और इंडिया का मैच हुआ, बहुत सारे लोग इंतज़ार करते थे, तकरीबन कुछ कम 1 लाख लोग ग्राउंड में मौजूद थे और करोड़ों लोग वैसे भी देखते थे टीवी पर, मुख्तलिफ चैनल्स पर। तो हुआ यूँ कि जैसे ही पाकिस्तान इंडिया टॉस जीतकर बॉलिंग का फ़ैसला किया, फील्डिंग का फ़ैसला किया, तो पाकिस्तान के जो हमेशा एक ऐसी बात बाबर आजम नहीं मानते, तो उसने रिजवान और बाबर आए, रिजवान भी फेल, बाबर भी फेल हो गए। इसके बाद हो गए सिर्फ और सिर्फ जो मिडल आर्डर बैट्समैन है, एक इफ्तिखार और एक शान मसूद, उन्होंने ज़बरदस्त बैटिंग की और पाकिस्तान जो 80-70 पर आउट होने वाली थी, पाकिस्तान को 159 पर ले गया और एक ज़बरदस्त स्कोर किया। बिल्कुल इस तरह इस पिच पर नामुमकिन था बनना, नामुमकिन था, क्योंकि पाकिस्तान की बॉलिंग जो थी वो भी बेहतरीन थी। लेकिन ये हुआ कि जैसी पाकिस्तान की बॉलिंग शुरू हुई, मैं हैरान हुआ, शाहीन शाह ऐसी बॉलिंग करता था जैसे एक टांग से बॉलिंग करा रहा हो, बिल्कुल अजीब बॉलिंग, यानी एक बिल्कुल अनजान आदमी। एक बॉल में भी वो शाहीन नहीं दिख रहा था जो पहले दिख रहा था। बाकी इंडिया भी ओपनर पाकिस्तान के ओपनर की तरह फेल हो गए, लेकिन विराट कोहली और जो क्या नाम है पांड्या, वो उन्होंने ज़बरदस्त उसी तरह जैसे शान मसूद और इफ्तिखार ने मैच को संभाला, इन्होंने भी संभाला। कमाल ये हुआ कि पाकिस्तान के हक में तकरीबन 10-11 ओवर तक 15% इंडिया के चांस थे, 85% पाकिस्तान के चांस थे। अचानक बात पहुंची सेकंड लास्ट ओवर तक, मैं दरमियान में नहीं कर, शाहीन शाह ने जो बॉलिंग की, अजीब बॉल की, 17 रन एक ओवर में आने वाले। फिर बाबर ने गलती की, आप नवाज से बॉलिंग कराते हैं आखिरी ओवर, उधर एक सेट बैट्समैन भी खड़े हैं, तो बाहर क्या, वहाँ भी अल्लाह ने कुछ लाज रखी, इज़्ज़त रखी, जो पांड्या आउट हो गए। अच्छा, अब यहाँ एक बात हो गई, ये तो पाकिस्तानियों ने गलती की। अब आते हैं यहाँ, एक बॉल हुई और ये जो बॉल हुई, अब विराट कोहली ने उस पर चक्का लगाया, नवाज की बॉल पर। जब चक्का लगाया, विराट कोहली ने अंपायर को इशारा किया, जो ये बॉल, ये नो बॉल मुतनाज़ हो गई कि नो बॉल क्यों नहीं दी, तो अंपायर ने फौरन नो बॉल दिया। हालांकि थर्ड अंपायर से पूछ लेते कि नो बॉल है कि नहीं है। हालांकि यहाँ जो कानून है वो ये है कि अगर नो बॉल, बिल्कुल इस स्टेज पर नो बॉल आप दे सकते हैं, लेकिन जब बैट्समैन क्रीज में मौजूद हो, बैट्समैन जब आगे जाए तो बॉल तो ज़रूर होगी, मतलब है ऊपर होगी। तो यहाँ कोई ये नहीं बनता, नो बॉल नहीं बन सकती थी। बाहर क्या बहुत गलत हुआ, छक्का भी हुआ, फिर नो बॉल दी, फिर नो बॉल के बाद फौरन उसको फ्री हिट मिली, फिर फ्री हिट के बाद
बॉल विकेट पे लगी, बोल्ड हो गया और फिर 3 रन बन गए। अच्छा, जब 3 रन बने, यहां भी अजीब बात है, जो कानून है आईसीसी का, उसमें यह है कि अगर बॉल विकेट पर लगे और वो बाउंड्री पार कर जाए तो फिर 22 के 4 रन होते हैं। लेकिन ये अब देखना भी पड़ेगा, मुझे नहीं लगता कि ये विकेट पर लगे और आप रन बनाएं, क्योंकि ये तो फिर बॉल डेड बॉल हो जाती है। तो बाहर क्या, यहां भी एक मसला बन गया। आखिर नवाज को देखे 3 वाइड बॉल, आखिर बॉल पर 2 रन चाहिए, वहां फिर इसने ए वाइड बॉल की। ये कोई तरीका नहीं था। लेकिन बाहर क्या, जीता हुआ मैच, हारा हुआ मैच पाकिस्तान जीत चुका था और जीता हुआ मैच पाकिस्तान हार गया था, जिसमें अंपायर का भी बड़ा हाथ है। क्या इंशाल्लाह आगे भी मैच होंगे, पाकिस्तान जीतेगा। लेकिन इस मैच से काफ़ी लोगों को दुख हुआ। लेकिन ये बात आप लोगों को बताता चलो, पाकिस्तान हार कर भी जीता और इंडिया जीत कर भी हारा। उम्मीद है वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। अपना ख्याल रखिए, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। पाकिस्तान जिंदाबाद।